क्या आपको ईपीएस की हायर पेंशन के लिए स्विच कर लेना चाहिए अपने कॉर्पस को, या फिर जो आपका कॉर्पस बन रहा है ओल्ड पेंशन के साथ उसी के साथ स्टिक रहना चाहिए? इसी का एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं आने वाला है, ओनली फील गुड आंसर आएगा। और वो कैसे आएगा और कैसे आपको हेल्प मिल पाएगी डिसीजन लेने में, इसी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले हमें पीएफ की स्टेटमेंट को समझना जरूरी है और कुछ एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आंसर की तरफ जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारा फाइनल डिसीजन लेने में। सैलरी जो होती है वो बेसिक प्लस डीए होती है, ये सबसे पहली चीज है। तो अगर मैं कहीं पे भी सैलरी का नाम लूंगा पूरे वीडियो में, तो इसका मतलब मैं बेसिक और डीए दोनों को कंसीडर करके चल रहा हूं। सबसे पहला पार्ट आता है 1995 से लेकर सितंबर 2014 के बीच में। अब ईपीएस 95 स्कीम है, यानी कि ये 1995 के अंदर लॉन्च हुई थी और 1995 से लेकर 2014 के बीच में एक कंडीशन रखी गई थी कि सैलरी आपकी चाहे जो मर्जी हो, लेकिन ईपीएस जो है, ईपीएस की जो वेज है वो 6500 रुपीज पे कैप कर दी जाएगी। सो अगर हम ईपीएफ हम प्रोविडेंट फंड के सारे फॉर्मुलेस के अंदर जाए तो सबसे पहला होता है एम्प्लॉय शेयर, और एम्प्लॉय शेयर होता है 12% ऑफ योर सैलरी। अब 12% ऑफ सैलरी क्या निकल के आता है? 25,000 रुपए का 12% निकल के आता है 3000 रुपीज। यहाँ पे हमारी सैलरी, एक्चुअल सैलरी 25,000 रुपए की मानी जाती है, तो इसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एम्प्लॉय शेयर इज नेवर इंपैक्टेड बाय एनी ऑफ दीज थिंग्स। सेकंड आता है एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉयर शेयर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपके जाता है ईपीएस में जिसके अगेंस्ट आपको पेंशन मिलेगी, और दूसरा पार्ट जाता है आपका प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के अंदर। इसकी रेशियो जो होती है वो आती है ईपीएस में जाने की 8.33% की, और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में जाने की होती है 3.67% की। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये चीज को जानते हैं। अब क्योंकि हमारी वेजेस जो है 2014 से पहले, सितंबर 2014 से पहले 6500 रुपीज पे कैप कर दी गई थी, तो एम्प्लॉयर शेयर जो निकल के आता है ईपीएस का, वो निकल के आता है 541। कैसे? 8.33% ऑफ 6500 रुपीज। और एम्प्लॉयर शेयर जो ईपीएफ के अंदर है वो निकल के आता है 3.67% ऑफ दिस प्लस 12% ऑफ जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है, और वो निकल के आता है 2459। और आप 2459 और 541 को अगर ऐड करते हैं तो टोटल आता है 3000 रुपीज। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है आपकी स्टेटमेंट का, जो सितंबर 2014 से पहले की स्टेटमेंट है, उसका हम मैंने स्क्रीनशॉट दिया ये समझाने के लिए कि 25,000 रुपीज की ईपीएफ वेजेस है, ईपीएस वेजेस मानी गई 6500 की, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3000 रुपीज माना गया है, 2459 एम्प्लॉयर शेयर का जो था अमाउंट वो माना गया, और 541 रुपीज आपकी पेंशन मानी गई है। इस टाइम पे जो भी रिटायर हो रहे थे उनकी मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 6500 रुपीज मानी जा रही थी, और उसी के बेस पे आपकी पेंशन कैलकुलेट हो रही थी, जो निकल के आती 3250 रुपए मैक्सिमम, अगर 35 ईयर का पीरियड हम लेके चलते हैं तो। अब बात करते हैं सेकेंडली आफ्टर सितंबर 2014, जो 6500 की सीलिंग है वो चेंज करके करा दी गई थी 15,000 रुपीज, और उसके कारण कुछ कुछ चेंजेस आए। सो सबसे पहले क्या चेंज आया कि सैलरी हमारी एक्चुअल जो भी सैलरी है वो उसके ऊपर हमारा एम्प्लॉय शेयर कैलकुलेट होता है 12% का, उसमें नो प्रॉब्लम नो चेंज, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। एम्प्लॉयर शेयर जो था वो 650 रुपीज की जगह पे अब हमारा हो गया है 1250 रुपीज। पहले हमारा था 541 रुपीज की जगह पे अब हमारा हो गया है 1250 रुपीज। कैसे? 8.33% ऑफ 15,000 रुपीज, और बाकी जितना भी अमाउंट बचता है वो हमारा बन जाता है एम्प्लॉयर शेयर इन ईपीएफ। अगेन अगर हम यहाँ पे प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट क्या यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आता है कि एक्चुअल वेज हमारी थी 50,000 रुपीज की, 15,000 रुपीज कंसिडर किया था ईपीएस की वेज के लिए, 6,000 रुपीज हमारा एम्प्लॉय शेयर निकल के आता है 12% के हिसाब से, 1250 रुपीज हमारी निकल के आती है कंट्रीब्यूशन ईपीएस की 15,000 रुपीज के हिसाब से एम्प्लॉयर के प्रोविडेंट फंड में से, और 4,750 रुपीज का हमारा अमाउंट निकल के आता है जो बाकी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के अंदर जा रहा है। आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एक और चेंज आया गया था, और यहाँ पे अमाउंट था, यहाँ पे जो चेंज था वो चेंज था टैक्सेशन को लेके। अब ये चीज को काफी लोगों ने या तो सही समझा नहीं है, मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन वो भी आपको समझाता हूं क्योंकि इस पार्ट को भी समझना जरूरी है। कुछ भाई बंधुओं ने वीडियोस के अंदर इस चीज को गलत इंटरप्रेट कर रखा है कि आपकी टैक्सेशन कैसे लगती है जो आपके प्रोविडेंट फंड है उसके अमाउंट पे। मानते हैं सैलरी आपकी हो गई है बढ़ के 1 लाख रुपीज की, ये आपकी सैलरी है जो नॉर्मल सैलरी है। ईपीएस वेज थी 15,000 रुपीज, क्योंकि सितंबर 2014 के बाद 15,000 का ही कैप लगाई गई है, उसको रिवाइज नहीं किया गया है। एम्प्लॉय का शेयर बनता है 12,000 रुपीज। कैसे? 12% ऑफ 1 लाख रुपीज, बिल्कुल सिंपल चीज है। एम्प्लॉयर शेयर इन ईपीएस बनता है 1250 रुपीज, ये भी कांस्टेंट है, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। और बाकी को जो अमाउंट था 12,000 में से अगर हम 1250 निकाल देते हैं तो 10,750 रुपीज बन जाता है एम्प्लॉयर शेयर इन ईपीएफ। यहाँ पे हमारे पास बड़ी सारी क्लियर चीज हो गई है, लेकिन आपकी जो पीएफ की स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बाद से कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय ने कितना शेयर किया है
और कितना नॉन टैक्सेबल और कितना टैक्सेबल अमाउंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ये टैक्स लगेगा जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, अगर वो एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा। तो अगर आपका एक साल में कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए है एम्प्लॉय की तरफ से, तो उसके ऊपर आपका जो बाकी 50,000 रुपीज है उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। 2,50,000 रुपीज आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन जो हमारी ईपीएस की कैलकुलेशन है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई भी टैक्सेशन की बात नहीं आती है। तो कहीं पे भी कोई इस तरीके की बात करे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट के अंदर। अब हमने समझ लिया है कि हमारी ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब चीजें हमने समझ ली है। तो बिफोर 2014 के कंपैरिजन के अंदर जाते हैं, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की कि हायर वेजेस पे अगर हमें ऑप्ट करना है तो क्या हमारा सिनेरियो बनता है। सो पहले जब हमने बात करी थी तो हमारी सैलरी थी 25,000 रुपीज की। अब हम ईपीएस वेज कंसीडर करते हैं 25,000 रुपीज है। अगर हम हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारी जो यहाँ पे ईपीएस की वेज है ये 15,000 रुपीज नहीं है, हम 25,000 ऑप्ट कर रहे हैं। और उस टाइम पे जो कैलकुलेशन है ये आपके सामने आएंगी। मैं आपको इस एग्जाम्पल से यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड की स्टेटमेंट है वहां से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हमारे केस में क्या हो रहा था, हम कह रहे थे कि 25,000 रुपीज की हमारी ईपीएफ वेज है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था 3,000 रुपीज, जो कि अब भी सेम रहेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, कहीं पे भी कोई कहता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है। फर्क पड़ेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में। एम्प्लॉयर पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था 541 रुपीज का और अब कंट्रीब्यूशन कर देगा वो 2,082 रुपीज का। सितंबर 2014 के पहले जो आपकी वेज थी वो थी 6,500 रुपीज की, यानी कि वो 541 का जो अमाउंट है वो आपका कंट्रीब्यूट होना चाहिए था 2,082 रुपीज के ऊपर। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर का शेयर था वो पहले कंट्रीब्यूट हो रहा था 2,459 रुपीज और अब कंट्रीब्यूट होगा 918 रुपीज। यानी कि आपका जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो एम्प्लॉयर फंड से निकाल के ईपीएस के अंदर ज्यादा जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। और यही यहाँ पे सारी की सारी बात है कि क्या इस अमाउंट को निकाल के ईपीएस के अंदर देना चाहिए या नहीं। मगर इस स्क्रीन से आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आपका जा रहा है। आफ्टर 2014 की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो अमाउंट था वो 6,500 की जगह पे हो गया था 15,000 रुपीज का। और यहाँ पे अगेन एग्जांपल हम कंपैरिजन में करके देखते हैं कि जो आपका एम्प्लॉय शेयर था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयर शेयर पहले आपका था 1,250 रुपीज का ईपीएस के अंदर, जो कि अब रिवाइज होकर हो गया 4,250 रुपीज। लेकिन ये तब हुआ है अगर मैंने मानी है सैलरी 50,000 रुपीज। आपकी सैलरी जो भी होगी उसके ऊपर आपको 8.33% का अमाउंट निकालना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईपीएफ के अंदर पहले जा रहा था 4,750 रुपीज का और इस केस में अब जाएगा 1,750 रुपीज का। तो आप देखेंगे कि 3,000 रुपीज का एक्सेस कंट्रीब्यूशन आपका ईपीएस में होना चाहिए और ईपीएफ में आपका 3,000 का लेस कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। आफ्टर 21-22 की भी इसी तरीके से अगर हम 1 लाख रुपीज की सैलरी के ऊपर बात करते हैं तो इसी कैलकुलेशन को आप स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं कि 7,080 रुपीज का डिफरेंस निकल के आता है, जो कि आपका ईपीएफ से ईपीएस के अंदर मूव होना चाहिए था और उसी के हिसाब से आपकी नई पेंशन बननी चाहिए थी। और नई पेंशन के ऊपर अब हम जल्दी नजर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों सिनेरियो को कंपेयर किया हुआ है कि अगर 6,500 रुपीज होता तो आपका कितना ईपीएस अमाउंट बन रहा था, अगर 15,000 रुपीज की वेज मानी जाती तो आपका कितना ईपीएस अमाउंट बनता, और अगर 1 लाख रुपीज की वेज मानी जाती तो 8,330 रुपीज आपका बनता, ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन बनता। और आप देखेंगे कंसिडरेबली डिफरेंस बन रहा है आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन का, और इसी डिफरेंस को आपके प्रोविडेंट फंड अमाउंट से आपने निकाल के ईपीएस में देंगे तभी आपको हायर सैलरी मिलेगी। वर्थ इट है या नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रियलिटी ऑफ 8.33%। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8.33% की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको करनी है ईपीएस के अंदर। मगर ये 8.33% का फंडा क्या है, देखिए अगर आप नजर डालेंगे कि आपकी मंथली बेसिक प्लस डी अगर 1 लाख रुपीज है, फॉर एग्जांपल जो मैंने सैलरी बात करी अगर 1 लाख रुपीज है तो 8.33% इसका बनता है 8,330 रुपीज। और अगर आप 12 महीने का इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट बनता है 99,960 रुपीज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज वापस बन जाता है। तो बेसिकली आप 1/12 ऑफ योर सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईपीएस के अंदर, यानी कि पूरे जो आपकी साल की सैलरी है उसका 1/12 हिस्सा आप कंट्रीब्यूट करते हैं एज एन ईपीएस के डिपॉजिट के अंदर। जस्ट एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि काफी लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि 8.33% क्यों आ रहा है, इससे ज्यादा या इससे कम अमाउंट क्यों नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं कि पेंशन एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होती है। देखिए पेंशन कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। एक था हमारे पास था 2014 से पहले का और एक है 2014 के बाद का। पहले जो हमारे पास था वो था पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनल सर्विस अपॉन 70। ये हमारे से निकल के आती थी मंथली मेंबर्स पेंशन। लेकिन यहाँ पे कैवेट ये था कि जो पेंशनेबल सैलरी है ये ली जाती थी एवरेज लास्ट के 12 महीने का। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटायर हो रहे हैं 58 ईयर्स के एज के अंदर, तो 57 से लेकर 58 ईयर्स के बीच में जो आपकी सैलरी थी यानी कि बेसिक प्लस डीए उसका एवरेज लिया जाता था और उसको मल्टीप्लाई कर दिया था पेंशनेबल सर्विस से। अगर आपने 35 साल काम किया तो 35 से डिवाइड बाय 70। हाँ, एक और चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपकी कंटिन्यूअस सर्विस 20 ईयर से ज्यादा है तो आपका
पेंशनेबल सर्विस +2 कर दी जाती है। सो मंथली मेंबर पेंशन क्या निकल के आती है, पेंशनेबल सैलरी जो कि थी 12 मंथ्स की एवरेज, उसको चेंज करके आज की डेट में कर दिया गया है लास्ट 60 मंथ्स की एवरेज। तो जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, उन्होंने 12 मंथ्स की सैलरी को हटा के 60 मंथ्स का एवरेज कर दिया था, इसको अप्रूव किया था। तो आज की डेट में आपकी पेंशनेबल सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो लास्ट 60 मंथ्स की एवरेज के ऊपर होगी। तो 53 ईयर से लेके 58 ईयर्स के बीच में जो आपकी सैलरी रही है उसका एवरेज निकाला जाएगा, मंथली सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा, और उसका जो एवरेज है उसको पेंशनेबल सर्विस से मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड किया जाएगा। सो अगर हम नीचे जाके देखते हैं, कुछ एग्जांपल की मदद से देखते हैं, तो पहले अगर पेंशनेबल सैलरी 6500 रुपीज की थी, आपकी मैक्सिमम जो अमाउंट था 6500 की, तो 35 ईयर की सर्विस के ऊपर आपकी मैक्सिमम पेंशन बनती थी 3250 रुपीज। मैंने यहाँ पे 35 लिया है, लेकिन जैसा आपको पता है अगर आपकी 20 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस रही है तो आपका 37 नंबर हो जाएगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सा मैंने इसको 35 ही लेके चला हूँ। 2014 के बाद अमेंडमेंट लाए गए थे, उसके अंदर 15,000 रुपीज की सैलरी ली गई थी, यानी कि इस टाइम पे अगर पेंशन की बात करें तो 35 ईयर्स की सर्विस के ऊपर पेंशन निकल जाती है 7,500 रुपीज। और अगर हम हायर पेंशन केसेस की बात करते हैं, यानी कि रियलिस्टिकली जो आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो 1 लाख रुपीज की आपकी पेंशनेबल सैलरी है अगर, तो उसके ऊपर अमाउंट बनता है 50,000 रुपीज। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि 7,500 रुपीज पुरानी सैलरी थी, नई सैलरी 50,000 रुपीज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि आपकी जो न्यू सैलरी है उसके बेस के ऊपर आप इस अमाउंट को ले सकते हैं, वर्थ इट है या नहीं, उसी को हम एनालाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं गेटिंग हायर पेंशन। अब हायर पेंशन के हमने रूल्स, हमने ये सब समझ लिया है, और हम ये देख रहे हैं कि जो 8.33% की कंट्रीब्यूशन है आप कम वाले अमाउंट पे कर रहे थे, जबकि आपको ज्यादा वाले अमाउंट पे करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल हम 6500 या 15,000 रुपीज के अमाउंट पे कर रहे थे, तो उसकी जगह पे हमें ज्यादा वाले अमाउंट में करना चाहिए था। तो हम अपने जो हमने पहले डिस्कशंस करी है उसको रिविजिट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में सिनेरियो क्या निकल के आता है। तो हमने ऑप्शन 1 ली थी, जहां पे हमने ली थी सैलरी 1 लाख रुपीज की, ईपीएस की वेज ली थी 15,000 रुपीज की, और हमने उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन करी थी कि ईपीएस के अंदर हमने अमाउंट डाला था 1250 रुपीज का, और यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट था एम्प्लॉय शेयर का ईपीएफ के अंदर वो आता है 10,750 रुपीज का। लेकिन अगर हम इसको रियल सैलरी यानी कि एक्चुअल सैलरी के ऊपर कंपेयर करके देखें तो हमारे पास ईपीएस के अंदर अमाउंट जाना चाहिए था 8,330 रुपीज का, और ईपीएफ के अंदर अमाउंट जाना चाहिए था 3,670 रुपीज का, और इस केस में हमारी पेंशनेबल सैलरी बननी चाहिए थी 50,000 रुपीज। यानी कि अगर हम इसको समराइज करके देखें तो हम कह रहे हैं कि 42,500 रुपीज की एक्स्ट्रा हमारे पास सैलरी आनी चाहिए, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एक्सेस ईपीएस के अंदर वो 7,080 रुपीज के अंदर जाना चाहिए, और जो हमारा लेस कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ के अंदर वो 7,080 रुपीज के अंदर आना चाहिए। तो 7,080 रुपए पर मंथ देके मेरे पास 42,500 रुपए की सैलरी आ रही है। अगर 50,000 रुपीज की मेरी करंट बेसिक सैलरी या फिर लास्ट 60 मंथ्स की एवरेज सैलरी है, तो ये तो बहुत सिंपल चीज है ना कि 7,000 रुपए दो और 42,000 रुपए की सैलरी आएगी। लेकिन अगर इतना आसान होता तो हम ये कैलकुलेशन कर क्यों रहे होते, और यहीं पे तो सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बीच में आती हैं। सो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो लोग 2014 के अंदर 2014 से पहले ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो उनके बारे में तो कोई डिस्कशन है ही नहीं है, उनके पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि वो हायर सैलरी के लिए ऑप्ट कर सकें या नहीं कर सकें। दूसरे वो लोग आते हैं कि पेंशनेबल सैलरी की जो हम बात कर रहे हैं ये एवरेज कर रहे हैं हम 60 मंथ्स की सैलरी की। 12 मंथ्स की पहले ऑप्शन थी, अब 60 मंथ्स की है, तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट 60 मंथ की सैलरी आपकी क्या रही है, उसी के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा कि आपकी एवरेज सैलरी क्या रही है। अब लास्टली जो लोग 2014 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, उनको ये पूरा एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरे को ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इतना बड़ा कॉर्पस बनेगा, क्या कॉर्पस बनेगा देखेंगे उसको, उस कॉर्पस को डिपॉजिट करा के मुझे ये पेंशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अभी दिख तो ये रहा है कि 7,000 रुपीज आपको देने हैं एक्सेस, और उसकी जगह पे आपको जो है 42,000 रुपीज पर मंथ के आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, लेकिन इतना सिंपल कहानी होने वाली नहीं है। सो अब हम इसकी कैलकुलेशंस के अंदर चलते हैं। हम 1 लाख रुपीज वाली सैलरी को ही लेंगे क्योंकि यहाँ से फिगर्स थोड़े देखने आसान रहते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि ऑप्टिंग फॉर हायर पेंशन अगर हम करते हैं तो 1 लाख रुपीज की हमारी सैलरी है, और बेसिक भी हमारी मानी जाएगी 1 लाख रुपीज की। बेसिक का मतलब यहाँ पे है कि जो सैलरी आपकी कैलकुलेशन के लिए है उसको, बेसिक का सिंपल फंडा ये है, जितनी भी आप परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम इसको 1 लाख रुपीज मान के चल रहे हैं। और अगर आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं तो उसको अमाउंट माना जाएगा 15,000 रुपीज का। सो 35 ईयर्स के अंदर हमने पेंशन की बात की थी, इस केस में पेंशन बनेगी 50,000 रुपीज और इस केस में पेंशन बनेगी 7,500 रुपीज, यानी कि डिफरेंस आपका निकल जाएगा 42,500 रुपीज का। अब कैलकुलेशन के अंदर अगर हम और देखते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के अंदर जो हमारा अमाउंट था वो था 7,081 रुपीज का, हमारे पास ईपीएफ का लेसर अमाउंट बनना चाहिए था, और ईपीएस में 7,081 रुपीज हमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना गया था। हमने वापस रिविजिट कर रहे हैं जो हमने पहले कवर किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब
इसका हम क्यूमुलेटिव वैल्यू लेते हैं कि 35 साल तक अगर ये कहानी चलती है आपकी तो क्या सीन निकल के आता है। सो हमने बात करी यहाँ पे कि 3670 रुपीज जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ के लिए, ये 35 ईयर्स के अंदर कितना बन जाता। मैंने यहाँ पे एक चीज ली है कि 1 लाख रुपीज की आपकी सैलरी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं होगा, और उसका क्या फर्क पड़ेगा उसको वीडियो में आगे जरूर देखेंगे। मगर अगर अभी तक देख रहे हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब को पता नहीं लगेगा कि वीडियो अच्छा है, आप लोग देख रहे हो, और फिर बाद में आपको और इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं आ पाएगी। सो वापस चलते हैं। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे डिफरेंस की, तो 7080 रुपीज देके 42,500 रुपीज मिल रहा है, ये बात तो हमें मालूम है पर मंथ के बेस पे। लेकिन अगर हम 35 ईयर्स तक इसको देखें तो 3670 रुपीज को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इंटू 12 एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 35 साल है और 12 महीने हैं, तो हमारे पास अमाउंट निकल जाता है 15,41,400 रुपीज। और अगर आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो निकल जाता है 45,15,000 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो डिफरेंस निकल के आता है वो आता है 29,73,600 रुपीज का प्रिंसिपल का डिफरेंस आपका बनता है। अभी 7,080 रुपीज था, वो अब बढ़ के हो गया 29,73,000 रुपीज, यानी कि ये अमाउंट देके 42,500 रुपीज का आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन हमने प्रिंसिपल है तो जहां पे प्रिंसिपल होगा वहां पे इंटरेस्ट की बात भी आएगी, तो अब चलते हैं हम इंटरेस्ट के ऊपर। सो हमने देखा 29,73,600 रुपीज का प्रिंसिपल है। अगर मैं 8% का इंटरेस्ट मान के चलता हूं, अब इंटरेस्ट कभी 12% भी रहा है, कभी 11% रहा है, कभी 10, कभी 7 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम एक एवरेज 8% इंटरेस्ट रेट एज्यूम करते हैं। आप इसको वेरी भी कर पाएंगे और मैं बताऊंगा आपको कैसे वेरी कर सकते हैं। सो इनके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो पहले केस में ऑप्टिंग फॉर हायर पेंशन, अगर आप हायर पेंशन के लिए जाना चाहते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट बनता है 66,54,639 रुपीज का। और अगर आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपके प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट बनता है 1,94,92,177। किस केस में, जब आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज फिक्स्ड है 35 ईयर्स के लिए, उस केस के अंदर। अब हमारे पास क्या बन गई पोजीशन, हमारे पास टोटल पोजीशन बन गई है कि इतना प्रिंसिपल है, इतना हमारा इंटरेस्ट है, ये डिफरेंस हमें देना पड़ेगा, तब हमें पेंशन मिलेगी 42,500 रुपए की, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखा हुआ है कि इस प्रिंसिपल का डिफरेंस आप इंटरेस्ट का डिफरेंस, यानी कि टोटल आपको 1,58,138 रुपीज देने पड़ेंगे, तब आपको 42,500 रुपीज की एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। सो अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 7,000 रुपए से चेंज होकर निकल के आ गई है कि 1,58,00,000 रुपीज दे के हमें 42,500 लेने में फायदा है मंथली या नहीं है। और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस को देखेंगे, इन कैलकुलेशंस देखेंगे, 1.58 करोड़ का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली आपका 1.6 करोड़ का अमाउंट बन गया है। सो हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं, पहला ऑप्शन ये है कि 82 लाख रुपीज आज ले लेता हूं मैं और साथ में मुझे पेंशन मिलेगी 50,000 रुपीज की। और दूसरा ऑप्शन है कि 2.4 करोड़ मैं ले लेता हूं और मुझे पेंशन मिलेगी 7,500 रुपीज की। सो मुझे क्या ये चीज करनी है या नहीं, चलिए अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा अमाउंट एक्सेस अमाउंट है 1,58,00,000 रुपीज का, यानी कि 1.6 करोड़ रुपीज का जो अमाउंट है, उसमें से अगर मैं 42,500 रुपीज विड्रॉ करने स्टार्ट करता हूं तो सिंपल अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे को 373 मंथ्स लग जाते हैं, यानी कि 31 ईयर्स लग जाते हैं इस अमाउंट को विड्रॉ करते करते। यानी कि धीरे धीरे मैं अगर मैं पैसा निकालता रहता हूं और मैं मान के चल रहा हूं इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, 1% का भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो 373 मंथ्स लग जाएंगे मुझे इस पैसे को निकालने में, और 31 ईयर्स का यानी कि अप्रोक्सीमेटली टाइम लग जाएगा। तो यार अगर आप 58-60 की एज में रिटायर हो रहे हो तो आराम से इस पूरे के पूरे पैसे को आप कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब मंथली आपको 80,000 रुपीज के करीब का अमाउंट मिलेगा। और मंथली 80,000 रुपीज का मतलब है कि आपको 1.6 करोड़ रुपीज का पैसा भी पड़ा हुआ है और साथ में आपको 80,000 रुपीज की पर मंथ की इनकम भी मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास पेंशन आ रही थी 50,000 रुपीज की, और यहाँ पे पेंशन हो जाएगी 7,500 प्लस 80,000 रुपीज की, और साथ में आपका वो अमाउंट भी बचा रहेगा। सो मतलब क्यों जाना है फिर, हमें हायर पेंशन के लिए जाना क्यों है? तो इस केस में तो हमारे पास बड़े क्लियरली आ रहे हैं कि हमें हायर पेंशन के लिए जाना ही नहीं है, हमें लोअर पेंशन के अंदर रहना है, जितना हमारा पीएफ का अमाउंट बनेगा, बड़ा कॉर्पस बनेगा, उसको विड्रॉ कर लेना है, एंड डन डील। लेकिन अगर इतनी सिंपल बात होती तो फिर हम बात क्या कर रहे होते। और प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस लाइफ में इतनी सिंपल नहीं होती है, इंक्लूडिंग ये वन। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने सिर्फ आंसर लिया या डिसीजन लिया कि मेरे को जो है हायर पेंशन में जाना है या नहीं जाना है। अब बात करते हैं हम ट्विस्ट की। ट्विस्ट क्या है कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपीज की कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने एक्सेल शीट बनाई है 1 लाख रुपीज की, अगर मेरी मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इसको, 1 लाख रुपीज की अगर मेरी सैलरी
पूरी की पूरी लाइफ के लिए मेरी सैलरी जो है स्टेबल रहती है 35 ईयर्स की। तो मैंने ये जो कैलकुलेशंस आपके साथ आपको अभी दिखाई थी मैंने स्क्रीन पे, उन्हीं को वापस देखता हूँ जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, वापस देखते हैं। तो यहाँ पे 158,11238 का मैंने आपको अमाउंट बताया था, यानी 1.6 करोड़ का अमाउंट बताया था। और एक्स्ट्रा पेंशन का मैंने बात की थी, 42,500 रुपीज की एक्स्ट्रा पेंशन बनेगी। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर आपकी 20 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस है तो वो अमाउंट 37 से मल्टीप्लाई होता है, 35 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। और उस केस के अंदर एक्स्ट्रा पेंशन बनती है आपकी 45,357 रुपीज की। और ये जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर बात क्या हो जाता है, जब हम जॉब करते हैं या फिर जब हम या हाँ जब भी हम सैलरी लेते हैं, हमारी सैलरी स्टार्ट होती है काफ़ी कम अमाउंट से। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारे इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं, हमारी प्रमोशंस होती रहती हैं। जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके डीए बढ़ते रहते हैं, और उसके हिसाब से आपकी सैलरी शुरू तो काफ़ी कम से हुई होती है, लेकिन एंड में जाके काफ़ी चेंज हो जाती है। और मैं अगर एक काम करता हूं, अब यहाँ पे आपको पहले एक्सेल शीट थोड़ी सी समझा देता हूं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे कि हम इसको कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने पहले मंथली कंट्रीब्यूशंस ली हुई हैं, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की, और इसी तरीके से मैंने ईयरली कंट्रीब्यूशन ली हुई है, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की। और जो फॉर्मूला आपको बताया 8.33%, 15,000 पे 8.33% एक्चुअल सैलरी पे, वही सब ले रखे हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो अननेसेसरी ज्यादा लंबा हो जाएगा, एंड आई एम श्योर आपको अब तक ये समझ आ गया कैलकुलेशन कैसे आप करते हैं। इस एक्सेल शीट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपकी सैलरी जो है वो कांस्टेंट नहीं रही है, और सैलरी स्टार्ट करते हैं हम 30,000 रुपीज है, मतलब कम अमाउंट से हम स्टार्ट करते हैं सैलरी, ज्यादा अमाउंट से स्टार्ट नहीं करते हैं। और ये मान के चलते हैं कि हर साल आपकी 10% से इंक्रीमेंट सैलरी की होती है। अगर हम ये सिनेरियो लेते हैं तो हम देखते हैं कि 35 ईयर्स के बाद आपकी सैलरी जो हो जाएगी बेसिक प्लस डीए की, वो हो जाती है 7,66,430 रुपीज। और मैं कह सकता हूँ ये पॉसिबिलिटी है, डोंट वरी। आपको ऐसा लगेगा कि यार 30,000 रुपये की सैलरी यहाँ कैसे पहुंच सकती है, वेरी मच इट कैन रीच ओवर देयर। और यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमने 10% का यहाँ पे हर साल का हमने इंक्रीमेंट लिया है। लोगों का इंक्रीमेंट इससे ज्यादा होता है, स्पेशली उन लोगों का जो या तो जॉब स्विच करते हैं, या फिर जो लोग जो प्रमोशंस लेते हैं उनका इंक्रीमेंट इससे भी ज्यादा होता है। उस केस पे भी हम बात करेंगे। नीचे यहाँ पे मैंने समराइज करके रखा हुआ है कि एक्चुअली में अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपीज से भी आपने स्टार्ट किया तो आपकी क्या सीन निकल के आता है कि रिटायरमेंट पे आपका निकलता एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है टोटल, वो बनता 3,10,66,114 रुपीज का। और एम्प्लॉयर का बनता 2,82,74,580 रुपीज का। और पेंशन मिलती है आपको 7,500 रुपीज की। यानी कि ये वो वाली पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आपने हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है। आप जो नॉर्मल पेंशन आपकी हायर कॉर्पस के लिए आपने ऑप्ट किया है, और आप देखेंगे आपका कॉर्पस ये बन के आ रहा है, यानी कि टोटल आपको 5,93,40,000 रुपीज के करीबन मिलेंगे। और साथ में पेंशन मिलती रहेगी पूरी जिंदगी 7,500 रुपए जब तक आप हैं, और आपके बाद में आपके जो स्पाउस हैं उनको 50% ऑफ दिस पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आप हायर पेंशन के लिए जाते हैं तो क्या बात है, तब क्या होगा। उस केस में जो आपका कॉर्पस है वो एम्प्लॉय कॉर्पस में तो कोई फर्क नहीं होगा। शुरू से मैं एक चीज बोलता रहा हूं, एम्प्लॉय कॉर्पस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयर कॉर्पस की बात करते हैं तो वो रह जाएगा 95 लाख रुपीज का। यानी कि आपको जो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 2,82,00,000 माइनस 95 लाख रुपीज का, तो आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 1,87,00,000 रुपीज का अमाउंट देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। इस अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को लेकर बनाया गया है। और पेंशन आपकी कितनी हो जाएगी, पहले पेंशन थी 7,500 रुपीज की, अब आपकी पेंशन हो जाएगी 3,19,000 की। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आती है। अभी तक हमने देखा था यार कि 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देने थे पर मंथ के, फिर हमने बात की कि 1.6 करोड़ रुपीज बन रहा है और उसकी जगह पे मुझे 42,500 रुपए आ रहे हैं। लेकिन अब हम थोड़े से रियलिटी के अंदर आ गए हैं, और जब हम रियलिटी में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम डिपॉजिट तो काफी बड़ा अमाउंट कर रहे हैं, 1.87 करोड़ आज की रेट में काफी बड़ा अमाउंट होता है किसी के लिए भी। और ये अमाउंट आप डिपॉजिट कराते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको पर मंथ की 3,37,000 रुपीज की पेंशन मिल जाती है। सो मेरा क्वेश्चन आया था ये कि अगर मेरे को जो पेंशन मिल रही है, एक्स्ट्रा पेंशन हमारे को मिल रही है, इस पेंशन के ऊपर मेरे को अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया कि ये जो हमारे पास अमाउंट है 1,87,00,000 रुपीज, ये मैं देता नहीं हूं, मैंने ये अमाउंट अपने पास रख लिया और मुझे 6% की जो इसके ऊपर है इंटरेस्ट मिल रहा है। सो मुझे अगर ये इंटरेस्ट मिलता है और इसमें से मैं ये एक्स्ट्रा पेंशन का जो अमाउंट है उसको मैं निकालता रहता हूं, हर महीने निकालता रहता हूं, ये जो अमाउंट है इसको मैं निकालता रहता हूं, तो ये कितना टाइम के लिए लास्ट करेगा। सिंपली दोबारा बताता हूं क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा या तो मेरे पास ऑप्शन है यार कि मैं ये सब चीज अमाउंट रख लूं, या फिर मैं ये अमाउंट को डिपॉजिट करा दूं, 1,87,00,000 रुपीज को डिपॉजिट करा दूं और मैं हायर पेंशन ले लूं। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मैं इस अमाउंट को रखता हूं तो मेरे पास 1,87,00,000 रुपीज एक्स्ट्रा रहेंगे, और उसमें से मैं कहता हूं मैं खुद यार पेंशन जनरेट करा दूंगा, मुझे नई ईपीएफ ईपीएस की कोई जरूरत है, उससे मैं खुद पेंशन जनरेट कर लूंगा और मैं इसको बैंक में जमा कराया तो जहां से मुझे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है।
उस केस के अंदर मेरा जो, अगर मैं हर महीने 3,30,353 रुपीज जो मेरा एक्सेस पेंशन अमाउंट है इसको निकालता रहूंगा, तो मेरा कॉर्पस लास्ट करेगा 67 मंथ्स के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5.5 साल के लिए मेरा ये पूरा का पूरा अमाउंट लास्ट करेगा, और उसके बाद मेरा ये 1,87 लाख रुपीज जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी अगेन इस एक्सेल शीट में दिए हुए हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो उस केस में अब इंटरेस्टिंगली ये लगता है कि यार इसको लेने में फायदा है, क्योंकि अगर मेरी एज 58 ईयर्स की है तो 5 साल की तो मेरी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ होगी ही होगी, मतलब लेट्स होप फॉर बेटर इवन, मगर 63-64 ईयर्स तक तो यार मैं पैसा निकाल ही लूंगा, और उसके बाद तो जितना भी निकाल रहा हूँ वो मेरे लिए और बढ़िया है। और इनफैक्ट अगर मैं नहीं रहता हूँ और मेरे स्पाउस होती हैं तो उनको 50% ऑफ अमाउंट जो भी मेरी अमाउंट है वो मिलता रहेगा। हाँ, अगर आपके स्पाउस नहीं है, गॉड फॉरबिड, तो आपकी कंडीशन डिफरेंट रह सकती है, या फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो आपको कुछ डिफरेंट आपके लिए कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अब एक और ट्विस्ट इसके अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद मैं आपको समराइज करके बताऊंगा कि हमने अभी लिया कि 10% की हर साल हाइक हो रही है। 30,000 रुपीज हमने सैलरी से बात करनी स्टार्ट करी। आप देखें 30,000 रुपीज की सैलरी से आपने स्टार्ट किया तो भी आपको पेंशन 3 लाख रुपीज की मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि हर 10 साल के बाद 11वें साल के अंदर आपकी 20% के करीबन हाइक हो जाती है, यानी कि 10% की हाइक की जगह पे हमने कहा 20 भी क्या, हम 30% ही ले लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कितना डिफरेंस पड़ता है। सो हमने 11वें साल में लिया, फिर हमने 21वें साल में वापस से 30% की हाइक ले ली है, और 31st ईयर में वापस से हमने 30% की हाइक ले ली है। सो हमने लाइफ के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शन लिए हैं जहां पे हमने 30% की हाइक है, और हर ईयर तो हमें 10% की हाइक मिल ही रही है। इस केस में क्या होता है, इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला केस बनता है लोअर पेंशन का। लोअर पेंशन में हमारे पास टोटल बनते हैं 7,78,00,000 रुपीज का, लेकिन अगर हायर पेंशन है तो यहाँ पे मुझे 2.5 करोड़ रुपीज डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। हमें यार अभी तक 1.8 करोड़ बहुत ज्यादा लगता है, यहाँ पे मुझे 2.5 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। लेकिन 2.5 करोड़ डिपॉजिट करा के मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं, मुझे 5,57,000 रुपीज की पेंशन मिल रही है। और इस केस के अंदर हम देखेंगे कि अगेन सेम सारी की सारी सिनेरियो जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, आपकी जो लास्ट करेगा कॉर्पस वो लास्ट करेगा 52 मंथ्स के लिए। 4-4.5 साल के अंदर आपका ये पूरा का पूरा 2.5 करोड़ का पैसा जो है वो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो उस केस में भी ईपीएस की पेंशन लेने में फायदा आता है। सो अब बात करते हैं इसको पूरा सम अप करने की कि फायदा है या नहीं है हायर पेंशन लेने का। देखिए, जिन लोगों के केसेस के अंदर शुरू में सैलरीज काफी कम रही हैं, 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी रही है, 15-20 हज़ार रुपए की सैलरी रही है, लेकिन बाद में सैलरीज काफ़ी बढ़ गई हैं, 3-4 लाख रुपए की पर मंथ की आपकी अगर इनकम हो गई है, तो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा होगा आपको। उस केस में हम देख सकते हैं कि 4-5 साल के अंदर ही आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है और आपके स्पाउस हैं तो मुझे ऐसा लगता है उस केस में आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपकी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैलरीज जो है कॉन्स्टेंट रही हैं, आपके जो जितना भी आपका करियर रहा है वो आपका कॉन्स्टेंट रहा है, उस केस में आपको कॉर्पस लेके ज़्यादा फायदा होगा। अब ये तब हमने केसेस लिए जब 35 ईयर्स की ड्यूरेशन है। अगर आपने 35 ईयर्स तक ड्यूरेशन तक काम नहीं किया, आपकी ड्यूरेशन कम है, तो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। आप एक्सेल शीट में डाल के कुछ वैल्यू करके देख सकते हैं। देखिए, कोई भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएगा। अगर कोई भी इंटरनेट पे कहता है कि मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि इसका येस एंड नो में आंसर नहीं आ सकता। हर इंडिविजुअल के लिए आंसर डिफरेंट निकलेगा। मगर एक आप थंब रूल ले सकते हैं कि अगर शुरू में आपकी काफ़ी कम रही हैं सैलरीज और बाद में आपकी बढ़ गई है, तो आपने शुरू में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कम किया है, और अगर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आपने शुरू में कम किया है तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग करके भी कम ही अमाउंट बनेगा, ज्यादा अमाउंट नहीं बन सकता है। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना। अगर इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली है, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अपनी समर्थ अनुसार आंसर उसे करने की कोशिश करूंगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।